हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने डिस्कस की है बंगाल के नवाब, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मैसूर साम्राज्य, सारे के जो मिक्स क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप अपनी सारी क्लासें अच्छे से देखी होगी। कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे मराठा। और मराठा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहेगा। किस लिए रहेगा ये इंपॉर्टेंट? ये इसलिए रहेगा कि मराठा में ना बहुत सारी तो डेट हैं, बहुत सारी संधियां हैं। आंग्ल मराठा युद्ध के बीच एक एक युद्ध में चार चार संधियां होती हैं, तो वो संधि हमसे पूछी जाती है। पेशवाओं का टाइमिंग हमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर को सीरीज में लगाना पूछा जाता है। तो इस चीज़ को लेते हुए मैंने पहले सोचा कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ, जो टॉपिक है उसको थोड़ा डिटेल में करा देती हूँ। फिर बाद में ना जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो स्पीड से कर लेंगे, वरना एक एक क्वेश्चंस में इलझ के खड़े हो जाते हैं कि बच्चों को समझ आए कि नहीं आए। तो मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए और अपनी सहूलियत के लिए पहले थोड़ी आपके लिए एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ, मतलब टॉपिक करा देती हूँ आपको मराठा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मराठा। मराठा को ना पढ़ते तो हैं, पर एक जगह इकट्ठा एक सिस्टम रूप से नहीं पढ़ते। मराठों को कुछ हमने औरंगजेब के साथ पढ़ लिया, क्योंकि शिवाजी के युद्ध उसके साथ होते हैं। मराठों को कुछ हमने अंग्रेजों के साथ पढ़ लिया। नहीं भाई, हम इकट्ठा पढ़ेंगे, टुकड़ों में बांट बांट के क्यों पढ़े, इकट्ठा संयुक्त रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम है ना थोड़ा सा संयुक्त रूप से पढ़ते हैं मराठों को। तो इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी जो है बेसिक चीजें बता देती हूँ। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की चीजें होती है कुछ। हम छोटे बच्चे नहीं है, जब देखो कॉपी पेन घुमाते रहो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, थोड़ी सी हमें समझ भी लेनी चाहिए। जैसे मराठा जो रहे हैं वो पहले जो बीजापुर या ये जो रहते हैं अहमदनगर, इनके यहाँ पे कार्य क्या करते थे। कार्य मीन्स मतलब सिपह सलार होते थे, मनसबदार हुआ करते थे। और ये जो है पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण वाला जो इलाका है, वहां के इलाके में ज्यादा रहते थे। स्टार्टिंग जो थी इनकी पश्चिमी महाराष्ट्र और कोकण, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वहां पे ज्यादा थे ये पे। यहाँ पे ना अभी मुगलों की ज्यादा नजर नहीं पड़ी थी। मुगल तो सभी जगह अपना शासन कर ही रहे थे ना, पर इन पे कोई ज्यादा वो इनकी नजर नहीं पड़ी थी, ठीक है। और बीजापुर अहमद का भी इन पे नाम मात्र का ही शासन था, कुछ ज्यादा इन पे अधीनता नहीं थी। तो एक टाइम ऐसा आता है तो शिवाजी इनमें उभर के आते हैं। जैसे बहुत सारे मराठा है, उनमें से एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उभर के आता है। जैसे हमने बंगाल में पढ़ा, मुर्शिद कुली खान ने नवाब घोषित कर लिया। ऐसे ही शिवाजी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे, अपने आप को दिखा रहे थे कि भाई मैं हिंदू पातशाही को जगाना चाहता हूँ, हिंदू धर्म का उद्धार करना चाहता हूँ, कुछ इस पर्पज से लेके थे। और राजनीतिक मकसद जो उनका था विस्तार करना था, ये उनका अपना धार्मिक धार्मिक और नैतिक मकसद था। और राजनीतिक तो मेन था उनका उद्धार करना ही, मतलब अपना विस्तार करना ही था। ग्रांड डफ ने इनके बारे में कहा है, मराठों के बारे में, कि जो मराठे हैं ना ये आकस्मिक, मतलब अचानक से अग्निकुंड से पैदा पैदा हुए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ऐसा ग्रांड डफ ने कहा, क्योंकि ग्रांड डफ ने ही मराठों का इतिहास लिखा था। तो ये इनकी कुछ बेसिक सी चीजें हैं। तो हमें तो जो पढ़ना है वो पढ़ना है शिवाजी से शुरू। तो मराठों में जो सबसे पहले जो आते हैं मराठा जो हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं शिवाजी। शिवाजी के बाद जो आएंगे, अब 10 मिनट की जो आपकी क्लास रहने वाली है ना, 10 से 15 मिनट की, तो ये लगा लीजिए उस क्लास में आपको एक ओवरऑल ये बताया जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। और वहां से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस यही 10 मिनट की क्लास में से ही रहते हैं। बाकी अगर यहाँ से पेपर नहीं बनता तो इसलिए हमें ऑप्शनल आगे की क्लासेस जारी रखनी होती है, कि कई बार ऐसा हो एग्जामिनर को स्टेटमेंट देनी है, डिटेल में पूछना है, तो हमें आगे से पढ़ना होगा। बाकी जो सिंपल क्वेश्चंस यहीं से उठ जाते हैं। शिवाजी के बाद आपको पता है संभाजी। आपको नहीं भी पता तो पता चल जाएगा। संभाजी के बाद जो रहेंगे वो आपके रहेंगे राजा राम। राजा राम के बाद ताराबाई, और ताराबाई के बाद रहेंगे आपके साहू, और साहू के बाद रहेंगे आपके राजा राम द्वितीय। ये आपको एक सीरीज याद करनी है और ये एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बाद कौन उसके बाद कौन, ये आपको भी पता है, ठीक है। 6027 से इनका टाइमिंग 80 तक रहने वाला है, क्योंकि जन्म हुआ था यहाँ पे इनका। इनका जो मेन शासन जो स्टार्ट रहेगा वो 1680 से 89 रहेगा। और उसके बाद इनका जो रहेगा आपका 89 से 1700 रहेगा।
और 1700 से ताराबाई रहेंगी 1707 तक। और जब औरंगजेब के टाइम में, ठीक है, मृत्यु हो जाती है इसकी, औरंगजेब की, उसके बाद जो है यहाँ पे जो 1707 से 1749 का टाइम रहेगा। और यहाँ पे जो है ये राजा राम द्वितीय 1749 से 50 तक 1 साल के लिए ही रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कई बार क्या करेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ये डेट दे देंगे, मिलान कीजिए, या फिर ऐसे पूछेंगे कि डेट आगे पीछे दे दी और आपको मिलान करने के लिए पूछ लिया, या फिर इनको सीरीज में लगाओ, कौन पहले थे कौन बाद में था, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पहले थे शिवाजी, 21 वाला सह बोलते हैं ना इसको, दूसरे वाला भी फिर यही वाला सह आ जाएगा, वो थे संभाजी। ये दोनों क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। राजा कौन से नंबर के बने थे, प्रथम नंबर के राजा बने थे। फिर कौन आती है, एक महिला आएगी बीच में, जो आएगी ताराबाई, ठीक है, तारा बीच में आएगी। फिर से कोई जेंट्स आएगा जिसका नाम था इसी वाला सह, मतलब साहू। साहू बनने के बाद फिर कौन आएगा, फिर से राजा आएगा। ऐसे करके आप याद कर लेना, राजा द्वितीय, ठीक है। तो ये वाला शिवाजी, संभाजी, संभाजी के बाद राजा बनेगा एक, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद फिर साहू बनेगा, उसके बाद फिर राजा बनेगा। किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। कई बार क्या होता है, ट्रिक हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती, फंसा देती है हमें। तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप हमेशा एक दूसरे से करेक्ट करते हुए पढ़ते हुए जाओ, और फिर वो चीजें हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक याद हो गया आपको मराठा। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम पेशवा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ इस टॉपिक का। पेशवा में आपको क्या पढ़ना है, पेशवा पेशवा में आपको पढ़ना है बालाजी विश्वनाथ है, फर्स्ट नंबर पे आएंगे जो। पेशवा कौन थे, पेशवा एक तरह से मराठों के ने, मतलब जो शिवाजी ने एक पद बना रखा था, ठीक है। अष्ट प्रधान के जो पद थे उसमें जो मेन पद था वो किसका रहेगा, मेन पद जो था वो पेशवा का रहेगा, ठीक है। पेशवा एक तरह से एक प्रधानमंत्री थे, और छत्रपति के बाद सेकंड नंबर पे जो नंबर इन्हीं का आता है, ठीक है। मैं बोल दूं कि भाई जो है जैसे प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे ही इनका मेन जो टारगेट है, पापा के बाद मम्मी ही आएंगी ना तो इनका जो मेन है, जैसे इसके हस्ताक्षर होते थे छत्रपति के, उसके बाद पेशवा के होंगे, मतलब मेन जो था पेशवा था। तो ये थे मेन। एक टाइम ऐसा आता है इनका ही शासन हो जाता है, इन्हीं का ही आधिपत्य हो जाता है। तो पहला था बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद जो रहेंगे वो रहेंगे बाजीराव। कौन रहेंगे, बाजीराव प्रथम। उसके बाद रहेंगे बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजी राव। उसके बाद जो रहेंगे वो रहेंगे माधव राव। उसके बाद जो रहेंगे नारायण राव। उसके बाद जो रहेंगे माधव नारायण। उसके बाद जो रहेंगे वो रहेंगे बाजीराव द्वितीय, ठीक है। बाजीराव द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई ये। इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये इनको ना कई बार सीरीज में लगाना पूछा जाता है, तो सीरीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। तो ये सीरीज है, कैसे भी जैसे मराठों को पूछा जाएगा ना, ऐसे ही इन्हें भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए हमें थोड़ा सा, तो हम डिस्कस करेंगे आगे इनकी डेट और इनका टाइमिंग। तो देखिए, जो बालाजी विश्वनाथ थे ना, बालाजी विश्वनाथ है, इनका स्टार्टिंग टाइम होता है, 1 मिनट, इनका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो होता है 1713। 1713 से 1720, 1720 के बाद 1740, उसके बाद जो रहेगा इनका 40 के बाद, 1740 के बाद 1761, 1761 से 1796, ठीक है। तो ये ना पता है क्या होता है, कई बार नहीं, 1761 के बाद 1772, 1 मिनट की मैं डेट लिख देती हूँ, 1772 से 1774। और उसके बाद जो टाइमिंग रहेगा 1774 से 1796, और 1796 के बाद फिर सीधा आपका 1818 तक ही रहेगा ये बाजीराव द्वितीय। देखो ये ना डेट
हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। जब एक दो बार हम रिवीजन, कुछ चीज़ों का ऐसा होता है रट्टा भी मार लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रट्टा नहीं मारना चाहिए। कई बार हम घर में बच्चों के सामने ये बातें मत कहना वरना बच्चे बोलेंगे कि मैम रट्टा मारना सिखा रही हैं, क्योंकि खुद हमारे बच्चे जो है हम उनको बोलते हैं समझ के क्या करो, समझ के क्या करो, अगर उन्हें सुन लिया ना रट्टा मारना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें रट्टा भी मारना पड़ता है, जैसे डेट का। ठीक है, बताओ डेट के लिए आप क्या ही कहानी याद करोगे हैं, क्या ही कहानी याद करोगे, इनके लिए तो थोड़ा सा रट्टा मारना ही पड़ेगा। 13 से 20, 20 से 40, ठीक है, जैसे काउंटिंग याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद 40 से 61, 61 के बाद जो रहेगा आपका 72, 72 से 74, 74 के बाद 96, और 96 के बाद जो आपका रहेगा वो 1818 रहेगा। तो यहाँ तक हमें थोड़ा सा याद करना है सिस्टमैटिक फॉर्म में। देखिए इनको कैसे याद कराती हूँ मैं आपको। सबसे पहले बालाजी थे, पूरे विश्व के नाथ थे, बस ऐसे याद, पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव प्रथम, ठीक यहां तक हो गया। उसके बाद बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बीच में मध्य में आते माधवराव, उसके बाद नारायण राव, अब इन दोनों को मिला के माधव नारायण राव। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाजीराव द्वितीय, ऐसे करके ये जो लास्ट में है ये बाजीराव द्वितीय, ये बाजीराव प्रथम, लास्ट में आएगा बाजीराव द्वितीय, सबसे पहले ये बाजीराव विश्वनाथ। हो गया, डेट आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए जो ये नारायण राव थे ना, इसके काल में होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। याद हो गया किसके काल में होगा, क्योंकि टाइमिंग इसका रहेगा 1775 से 1882, और यही इसका टाइम जो रहता है वो इसके और इसके बीच में होगा ये युद्ध। ठीक है, इसके और इसके बीच में स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से होती है इसकी। नेक्स्ट जो रहेगा आपका, नेक्स्ट जो रहेगा वो द्वितीयांगल, ये बाजीराव द्वितीय, बाजी राव द्वितीय के टाइम में होता है द्वितीयांगल मराठा युद्ध और तृतीयांगल मराठा युद्ध। द्वितीय और तृतीयांगल मराठा युद्ध आगे डिस्कस करेंगे, ये बाजीराव द्वितीय के टाइम में होता है। ये टाइमिंग था 1802 और से 6 के बीच चलेगा ये युद्ध, और ये चलेगा आपका 1816 से 1818 के बीच। ठीक है, कहीं 17 भी लिखा होता है। तो ये आपको याद रखना, पेशवा पहले मराठा पढ़ने हैं, उसके बाद इसी ट्रिक से आपको अच्छे से पेशवा पढ़ने हैं, फिर तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जो मेन हमारा टॉपिक है, अंग्रेज हम पढ़ रहे हैं, हम विदेशी कंपनियां पढ़ रहे हैं, तो उसमें मेन टॉपिक जो हमारा है आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो उससे पहले हमें इन सबको जानना होता है ना। तो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा। अब एक तो आपका प्रथम होगा, फर्स्ट वाला होगा, उसके बाद एक आपका सेकंड वाला होगा, और उसके बाद एक आपका द्वितीय तृतीय वाला होगा। फिर इसके बाद आपको ये जानना भी कौन कौन से अंग्रेज यहाँ पढ़ते हैं। अंग्रेज ये तो हमने जान लिया कि इन दोनों में तो बाजीराव द्वितीय था और इसमें नारायण राव था, अंग्रेज था यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ पे था वेल्जली, यहाँ पे था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम संधियां करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संधि कौन सी थी, पहले में जो संधि रहेगी भाई, चार चार पांच पांच संधियां इसके अंदर आती हैं, तो वो संधि हमें याद करनी है। इसमें सबसे पहले सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ये पुरंदर की संधि है, ठीक है। उसके बाद ये बड़गांव की संधि है, और ये जो रहेगी आपकी ये सालबाई की संधि है। तो पूछा जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कितनी संधियां होती है, 4 होती है, उनको आपको सीक्वेंस में याद करना है। 1775, 1776, 1779 और 1782। अब फिर हम आगे चलते हैं इस वाले में। यहाँ पे जो संधि होती है यहाँ पे भी 4 होती हैं। जो 4 संधि है उनमें पहले रहेगी बसीन, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है ये, संधि। क्योंकि ज्यादा लिखने में टाइम लगेगा तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, तो अब आप समझ लेना। देवगांव के बाद थी सुरजी अर्जुन की संधि,
और सूर्य अर्जुन के बाद जो संधि रहेगी वो राजघाट लिखा होता है और कहीं की राजपुर भी लिखा होता है, उनकी संधि थी। अब इनका जो टाइमिंग आपको याद रखना है, ये जो होती है 1802, 1803, 1803, 1806। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी 1802, 1803, 1803, 1806। कई बार इसकी डेट भी हमसे पूछी जाती है, जैसे 31 दिसंबर 1802, यहाँ पे 17 दिसंबर 1803, यहाँ पे 30 दिसंबर 1803 और यहाँ पे जो रहेगा आपका 7 जनवरी 1806। ये वाली डेट हमसे पूछी जाती है ना, तो इसकी डेट ही मेनली पूछी जाती है। यहाँ पे जो तृतीय में होती है, एक पुना की संधि होती है, एक ग्वालियर की संधि होती है, ध्यान से पढ़ना, भी समझाऊंगी इनको। और उसके बाद एक जो संधि होती है वो मंदसौर की संधि होती है, मंदसौर की। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब जो पुना की संधि होती है वो 1816 में होगी, ये वाली 1817 में होगी, ये वाली 1817 में होगी, कहीं की 1818 भी लिखा होता है। तो जो इनका टाइमिंग है युद्ध का, तो वो मैंने अभी तो आपको बताया था, ये वाला 1775 से 1782। ये वाला जो टाइमिंग है ये है 1802 से 1806 और ये वाला जो टाइमिंग है वो रहेगा आपका 1816 से 1817 या कई बार 1818 लिखा होता है। तो ये वाली चीजें याद रखनी, अब इनको याद करो। देखो इनमें से क्या पूछा जाएगा आपसे, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध में ये वाली संधि है या नहीं है, कौन से आंग्ल मराठा युद्ध में ये वाली संधि है, कौन से में नहीं है। प्रथम में आपको क्या दे दिया, 3 संधियां तो इसकी दे दी, ये वाली, और एक इसकी डाल दी, कोई भी बोले कौन सी प्रथम अंगाल मराठा युद्ध की नहीं है। द्वितीय में से 2 3 इसकी डाल दी, एक उसमें से कौन सी द्वितीय की नहीं है। तीनों में से एक एक डाल दी और प्रथम द्वितीय तृतीय आपको लिख दिया सामने, मिलान करो कौन सी किसकी संधि है। ठीक है, ऐसे करके आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद ये संधियां सारी याद करने के लिए मैं पहले तो एक आपको बताती हूँ कैसे याद करनी है। प्रथम में याद करोगे, सूरत पूरा बड़ा सा है, सूरत जो है वो पूरा बड़ा सा, सूरज याद कर लीजिए जिससे आपको सूरत नाम याद आ जाए, भाई सूरज पूरा बड़ा सा है, तो सूरत पूरा, पुरंदर बड़ा सा, बड़गांव सा से सालबाई, ऐसे करके। ठीक है, और डेट आपको याद करनी है, भले पहले 75 में हुई, 76 में होगी, फिर जो है बीच में 77 और 78 का जो है 2 साल का गैप हुआ, उसके बाद 79 में हुई। ठीक है, फिर 80 और 81 का गैप हुआ 2 साल का, फिर 82 में हुई। ये बता रही हूँ मैं आपको डेट के, थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे आपके माइंड में रहेगी। नेक्स्ट जो है बसीन, आप कैसे याद करोगे, बसते हैं देव, मतलब बस कहाँ बस रहे, मन में बस रहे, दिल में बस रहे, जहां मर्जी बस जाए। बसते हैं देव अर्जुन राजघाट में या राजपुर में, तो बसते हैं बसीन, देव देवगांव, अर्जुन मतलब सूजी अर्जुन और राजघाट। ठीक है, उसके बाद ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, पुना है, ग्वालियर है, मंदसौर है, और इनका टाइमिंग भी याद कर सकते हैं। तो ये है आपकी संधियां। अब हम चलते हैं अपने जो टॉपिक पे, जो मेन हमें पढ़ना है आगे डिटेल इसकी, वो पढ़ेंगे सबसे पहले मराठा। ठीक है, मराठा में हम पढ़ेंगे शिवाजी को। शिवाजी के जो फादर का नाम, मदर का नाम सभी को पता है। ठीक है, शिवाजी के जो फादर मदर का नाम सभी को पता है, अभी रघुजी भोसले इनके पिता थे, माता इनकी जीजाबाई थी। एक थोड़ी सी कहानी के रूप में मैं आपको समझा देती हूँ, ज्यादा डिटेल में आपको लिखी नहीं, मेन मैं लिखूंगी इसके बारे में, जो किले इनके थे, जो किले इसने जीते थे, इसका जो राज्यभिषेक हुआ था, इस तरह की चीजें मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, या इसकी पत्नियां जो थी, मेन मेन जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या था, अभी इसके जो फादर थे वो रघुजी भोसले थे और इनकी जो माता थी वो जीजाबाई थी। ठीक है, इनकी लाइफ पे सबसे ज्यादा इनकी माता जीजाबाई का और इनके जो एक संरक्षक थे दादा कोंडदेव, इनका इफेक्ट था। कारण क्या था कि जो इसके फादर थे रघुजी भोसले, वो है ना अपनी पुना की जागीर और अपनी पत्नी जीजाबाई और अपना बेटा शिवाजी, इनको अच्छी तरीके से संभालने के लिए अपने एक फेथफुल में, मतलब फेथफुल दोस्त था इसका या अधिकारी था जिसमें ये बहुत ट्रस्ट किया करता था, उसका नाम था दादा कोंडदेव। ये बीजापुर का पूर्व अधिकारी रहा है, कार्य किया करता था। तो ये उसको सौंप के यहाँ से चला जाता है कर्नाटक। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें संभालती हैं वो दादा भाई और दादा
जो जीजाबाई और दादा कोंडदेव। तो आप ये मत सोचो कि दादा कोंडदेव इसके दादा थे, इसके दादा नहीं थे, ये एक संरक्षक थे जो दादा कोंडदेव कहलाए जाते थे। और ये इनकी माँ थी जीजाबाई। तो जीजाबाई की जो बहुत सारी स्टोरियां हैं, तो स्टोरियां तब कभी जब हम पढ़ेंगे जब कभी हमें रिटर्न वाला पेपर हमें पढ़ना होगा। अभी हमें वन लाइनर ही, मतलब हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही ज्यादा माइंड में रखने हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, वो तो चले जाते हैं और यहाँ पे जो है इनकी देखरेख होती है। इनके जो दो गुरु थे, एक थे समर्थ रामदास और एक जो उनके संरक्षक थे वो थे कोंडदेव। तो उनके बारे में तो मैं आगे आपको बता ही दूंगी। उसके बाद जो इनका जन्म होता है वो सिवनेर में होता है। इनका जो आगे राज्याभिषेक होगा वो इनका जो रायगढ़ में होगा। इनकी जो कैपिटल है वो रायगढ़ होगी और इनकी दक्षिण वाली जो कैपिटल वो जिंजी होगी। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो शिवाजी है, जो इनका जन्म तो होता है सिवनेर में, ठीक है। माता जी इनकी कौन थी, जीजाबाई थी। पिताजी इनके रघुजी भोसले थे, इतना हमें याद है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनका संरक्षक थे, मेन थे वो जो दादा कोंडदेव थे। आगे हमें जो इनकी पत्नियों के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ता है कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि भी इतनी पत्नियां थी, कितनी पत्नियां थी, क्या क्या रोल था। तो जो शिवाजी की है ना, वो शिवाजी की कहीं की 7 और कहीं की 8 पत्नियां लिखी हुई थी। और तुम इतना खुश मत हो, तुम्हें कोई नहीं मिलने वाली है इसके पास, चाहे कितनी भी पत्नियां क्यों ना हो। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती थी ये वाला टॉपिक, तो बच्चे कहते थे हैं मैडम जी इतनी सारी, हमें भी एक आधी दिलवा दो अब तो खैर वो नहीं है, पर हालांकि कोई नहीं देगा अपनी। तो इसलिए कोई 7 था, किसी की बस 100 थी, सबकी अपनी अपनी थी। तो इसलिए जो शिवाजी है उनकी जो थी पत्नियां थी, कहीं के लिखा होता है 7 और कहीं के लिखा होता है 8, ठीक है। तो जो सबसे पहली पत्नी थी उसका नाम था सईबाई, या साईबाई लिखा है, निम्बालकर, ठीक है। इसकी जो पहली पत्नी थी वो थी सईबाई निम्बालकर, ठीक है। ये वाली जो पत्नी है पता है क्या है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं, इसलिए हमें याद करना पड़ता है। तो इसके जो पुत्र रहे हैं ना इस वाली पत्नी के, वो थे संभाजी, जो इनके ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं संभाजी। और संभाजी की जो पत्नी थी वो थी येसुबाई, येसुबाई, ठीक है। और इनसे जो पुत्र हुआ था साहू, क्योंकि आगे हमें इनके बारे में पढ़ना है ना, तो यहाँ से जानना जरूरी है कि भाई ये कौन थे, कहाँ कहाँ से पैदा हुए थे और कौन सी पत्नी के थे, कौन सा छोटा था कौन सा बड़ा था। क्योंकि आगे आपको पता हम संभाजी भी पढ़ेंगे और बीच में गैप लेने के बाद साहू भी पढ़ेंगे। तो पहले बेटा बैठा, फिर दूसरे बेटे बैठे, फिर उसके बाद पोता बैठा, तो ऐसे करके हमें इसको पढ़ना है, ये सुबाई, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एक पत्नी थी मतलब साइबा, जैसे हम कहते हैं ना सायरा बानो, ठीक है, इसी तरीके से उसका नाम था सोयराबाई, ठीक है। सोयराबाई, सोयराबाई, इसके बारे में हम आगे इसलिए पढ़ेंगे जब इसका राज्याभिषेक होता है ना, राज्याभिषेक के टाइम इसको ना राज महिषी की उपाधि दी जाती है। तो इसका इसलिए रोल है, उसको हम थोड़ा सा आगे जान लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था पुतली बाई। पुतली बाई को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ना ये क्या सारी है बाई, सारी बाई है, मतलब बाई मतलब इनका जो सरनेम बाई है। और ये था तब पुतली बाई था, ये जब इसकी मृत्यु हुई थी ना, ये सती हुई थी। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, भाई अपना बड़ा नाम करके गई है, सती होके गई है, 7 8 में से ये गई बेचारी, 7 में बाकी सारी यहीं रहेगी, ऐसा इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद है लक्ष्मी बाई, और ये वो वाली लक्ष्मी नहीं है, ये लक्ष्मी बाई अलग थी, ठीक है, ये याद रखना आपको। और उसके बाद एक थी गुणवंता बाई, तो बस नाम बता रही हूँ मैं इनका, गुणवंता बाई। कई बार मतलब नाम पूछ ले भी कौन सी इसकी पत्नी थी, कौन सी इसकी पत्नी नहीं थी। एक थी सगुना बाई और थी एक सकवार बाई। एक थी सगुना बाई, एक थी सकवार बाई। बस ये नाम है इनके लिए, बस कई जाने आगे लिखे मिल जाए आपको कि मैम ने ये वाले नाम तो हमें बताए नहीं, ये वाली पत्नी तो बताई नहीं, ठीक है ना। पत्नी पुत्नियों में कोई ज्यादा रखा नहीं है, ये निम्बालकर याद कर लिया, निम्बालकर को याद कर लिया, तो इसके साथ इसका बेटा संभाजी और साहू याद हो जाएंगे। इसके बाद सोयराबाई, ये जब उसका राज्याभिषेक था वहां पर उपस्थित थी, तो इसको राज महिषी की उपाधि मिली थी। और ये जो है पुतली बाई ये सती हुई थी। बाकी ये गुणवंता, सगुना, सकवार बाई, लक्ष्मी बाई, इनको बस आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो ये था भाई हमारा शिवाजी के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो हमें मेन मुद्दा पढ़ना है ना, मेन जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जो शिवाजी के गुरु कौन थे, एक तो ये पढ़ना है, ठीक है। और एक इसने जो किले जीते थे ना, वो किले बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार तो वे सीरीज में लगाने पूछे जाते हैं। कई बार क्या पूछे जाते हैं भाई इसने कौन कौन से किले जीते और कौन से नहीं जीते, ऐसे पूछ लेते हैं। देखो इसके जो गुरु थे ना शिवाजी के, जो गुरु थे, एक तो थे समर्थ रामदास,
समर्थ रामदास। और जब आप रामदास दिखो तो आप रामदास के साथ इसकी बुक याद कर लेना, दास बोध, दास बोध आजीवन भवन भुवन, ठीक है। दास बोध जो इसकी बुक थी, आनंद भुवन, आनंद भुवन, ये इसकी बुक थी। तो ये वाली बुक आपने याद कर ली। उसके बाद ये कैसे गुरु थे इसके भाई, ये इसको नैतिक शिक्षा देते थे, आध्यात्मिक देते थे, जैसे हम दो दो टीचर रख ले, आध्यात्मिक देते थे और धार्मिक रिलेटेड जो शिक्षा है ये इसको देते थे। और क्या होता है, ये जो कपड़े पहनते थे ना, ये भगवा पहनते थे, भगवा बाना जिसको बोलते हैं ना, भगवा कपड़े पहनते थे। और इस भगवे कपड़े से ही जो शिवाजी है अपना झंडे का कलर भी, मतलब अपना झंडा भी जो भगवा रखता था, अपने झंडे को भी भगवा रखता था, ठीक है। तो ये अपना झंडा भगवा किससे प्रेरित होकर रखता था, इनके भगवा कपड़ों से। ये हो गया। उसके बाद दूसरा इनका जो गुरु था, गुरु बोल सकते हैं, और दूसरा इसको संरक्षक भी बोल सकते हैं, जो थे दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव। हालांकि ये कम ही जिए थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जल्दी ही इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1627 से 1647 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 20 साल के आसपास ही इनके पास रहते, पर जितना भी इन्होंने इससे सीखा, बेस्ट सीखा। माँ ज्यादातर इनको सैनिक शिक्षा से रिलेटेड, सैनिक जो ज्ञान है, सैनिक है जो लड़ना झगड़ना जो है भी सीखा है, वो सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो इन्हीं से सीखी है, ठीक है, दादा कोंडदेव से। और ये इसके मेन संरक्षक रहे थे, इनको पाला पलोसे में इनको काफी इन्होंने ध्यान रखा है। उसके बाद जो थे आपके, उसके बाद जो हम करने वाले हैं आगे, जो दादा कोंडदेव से ना प्रेरित होके इन्होंने ना, एक मंदिर था राय रायेश्वर मंदिर, ठीक है, रायरी पहाड़ी पर राय रायरेश्वर मंदिर था। तो इस दादा कोंडदेव से वहां पे इम्प्रेस होके इन्होंने वहां पे मतलब ये संकल्प लिया था कि मैं हिंदू का पुनरुद्धार करूंगा। तो पूछा जाए हिंदू का पुनरुद्धार या हिंदू का उद्धार करने का संकल्प या जो डिसीजन इन्होंने लिया था वो किससे इम्प्रेस होकर लिया था, किससे प्रेरित होकर लिया था, तो वो दादा कोंडदेव से लेकर होकर लिया था। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भाई जो शिवाजी है उनके पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद उनका जन्म सिवनेर में हुआ, और उसके बाद फिर आगे हम जाएंगे तो आगे हम उसकी पत्नियां जो मेन उनके बारे में पढ़ना है, पत्नी कौन सी थी कौन सी नहीं थी, निम्बालकर का पुत्र कौन था और संभाजी का पुत्र कौन था। उसके बाद फिर आगे जाएंगे सायराबाई कौन थी और नेक्स्ट पुतलीबाई कौन थी, तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेंगे। फिर आगे इनके गुरु थे, दो थे, समर्थ रामदास था और दूसरा जो इनका गुरु था वो था दादा कोंडदेव था। तो दास बोध आनंद भुवन बुक पूछी जाए तो किसकी थी, वो रामदास की थी। और नैतिक और आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा इसके गुरु रामदास ने दी है। और उसके बाद भगवा वस्त्र पहनते थे, तो इसी से इंप्रेस होकर इन्होंने मतलब इसी का एक प्रतीक जो है ये रखते थे भी, अपने गुरु का भगवा ध्वज रखते थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं, जो इनके दादा कोंडदेव इनके संरक्षक थे और जो भी सैनिक शिक्षा इन्होंने ही इनको दी है, और इनसे ही प्रेरित होकर इन्होंने हिंदू उद्धारक जो नींव डाली है या हिंदू उद्धार करने की जो सोची है, इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने राय रायेश्वर मंदिर में ऐसा संकल्प किया था। नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अब इसके किले पढ़ना शुरू कर देंगे। इसने क्या किया, अब मावली जो मावली मराठा थे, मावली जो आसपास के मराठा थे, मेनली ऐसे मावलियों के बारे में पूछा जाए तो मावली जो है वो शिवाजी के अंगरक्षक थे और आसपास की लड़ाकू जाति थी। तो इसने सभी मावलियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद इसने अटैक करने शुरू कर दिए, मतलब अपने आप को दिखाना भी आगे लाके मतलब जो सामने इसने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया, भी अब मैं अभी आ चुका हूँ और मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो इसने आना स्टार्ट कर दिया था, जिसका जो टाइमिंग शुरू किया था इसने 1643 से किया था, ठीक है। 1643 के बाद जो इसका जो टाइमिंग है वो रहेगा आपका 1646, 1643 से फिर 1646 जो रहेगा इसका टाइम, ठीक है। उसके बाद 1647 रहेगा, फिर 1654 में इसने कुछ कार्य किए, फिर उसने 1656 में कुछ कार्य किए, फिर इसने 1657 में कुछ कार्य किए, फिर इसने 1659 में कुछ कार्य किए। तो इनमें हम ना थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन्हें क्या क्या किया। तो सबसे पहले इसने सिंहगढ़ पर अधिकार किया था, सिंहगढ़ पर अधिकार इसने किया था 1643 में। और फिर उसने बाद उसने जो किया था, उसने किया था यहाँ पे तोरण पर अधिकार। और कई जगह ना यहाँ पे रायगढ़ भी लिखा होता है, पर रायगढ़ पर जो इसने अधिकार है वो बाद में किया था। उसके बाद इसने जो किया था कोंडाना और चाकन पर अधिकार किया था, ठीक है। कोंडाना और चाकन पर जो इसने अधिकार किया था वो इस टाइम किया था। तो ये ना कई बार हमसे सीरीज में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने पुरंदर पर अधिकार किया था, पुरंदर पर। उसके बाद यहाँ पे इसने जावली,
जुन्नार और रायगढ़ जो किला यहाँ जीता था इसने, रायगढ़ जिला, ठीक है, रायगढ़ किला, ये इसने यहाँ पे, जिसे मुरुगढ़ भी बोलते थे, मुरुगढ़, मुरुमगढ़, ये इसने यहाँ पे जीता था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये जावली जो था ना, ये मेन इसका जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, यहाँ मोरो पंथ जो यहाँ के शासक थे, चंद्रपंथ मोरो, ठीक है, यहाँ के शासक रहे थे, जिस चंद्रपंथ मोरो या चंद्रपंथ मोरो, ये यहाँ के जो व्यक्ति रहे थे मेन, जो इसने इस किले को जीत लिया था। तो ये ना कई बार डेट वाइज भी पूछे जाते हैं आपसे कि क्या, कौन सा कब जीता, कौन सा कब जीता। उसके बाद कोकण जीता इसने 57 में, और उसके बाद सालेहार का अभियान, ठीक है, यहाँ पे इसने जीता कोकण, और यहाँ पे सालेहर का अभियान, सालेहर का अभियान। देखिए ये किले इसने बहुत सारे, आपको पता है इसने बहुत सारे किले जीते थे, और इन किलों में से इसने जो है ऑलमोस्ट अधिकार कर लिया था। बाद में एक संधि जो होती है, पुरंदर की संधि, उस पुरंदर की संधि के दौरान इसने ये किलों को, बहुत सारे किलों को जो है जयसिंह को दे दिया था। तो वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ऐसे याद करना है, 1643, तो उसके बाद 1646, 46 के बाद 1647, ओ क्या 1400 लिख रखा है, 16, 1600 क्या रहेगा आपका 46, ठीक है, 46 के बाद 1647, 47 के बाद अब सीधा पहुंच जाओगे 1654 पे, 54 के बाद अब 1656 पे पहुंच जाओगे, और फिर उसके बाद आप 1657 पे और 1659 पे, ठीक है। तो ना ये कुछ डिटेल्स, कुछ डेट आपको याद करनी है कि भाई सबसे पहले सिंह, सिंह वाली साउंड पे याद करना भाई, हो पूरा उसने तो शेर पे ही आक्रमण किया, तो सिंह पे क्या, सिंह का एक तोरण, तोरण होता है दरवाजा, ऐसे याद कर लेना कि सिंह का एक तोरण था, तोरण याद कर लेना। तोरण के बाद आपने कोंडाना और चाकन याद करना है, उसके बाद आपको पुरंदर याद करना है, और 56 में आपको जावली, जुन्नार, और उसके बाद रायगढ़ के किले पर इसने अटैक किया था, और फिर उसके बाद इसने जो है कोकण पर अधिकार किया था 57 में, और एक फिर इसके बाद ना 16 कोकण। तो ये जो हम मेन हमें ये पढ़ना है, कई बार कई बुकों में 1660 भी लिखा होता है, तो मेन ये 1659 ही है। इसमें क्या किया था इसने, पहली बार पूछा जाता है, पहली बार शिवाजी का मुगलों के साथ आमना सामना कब होता है, तो 1659 में एक सालहेहर के अभियान पर ये गया हुआ था, बीजापुर की हेल्प के लिए, ठीक है। ये बीजापुर की तरफ से लड़ रहा था, फर्स्ट टाइम जो ये लड़ा था, बीजापुर की तरफ से लड़ा था मुगलों के खिलाफ, और वहीं पे कार्तबर्न के साथ इसका जो है आमना सामना हुआ था। और ये जो आमना सामना स्टार्टिंग में बीजापुर की मतलब तरफ से लड़ते हुए हुआ था, डायरेक्ट अपने लिए नहीं हुआ था। तो फिर क्या होता है कि जो बाद में बीजापुर को जीत जात लेते हैं मुगल, और बीजापुर हो जाता है अब किसकी तरफ, जो है औरंगजेब की तरफ। तो औरंगजेब फिर बाद में क्या करेगा, औरंगजेब इसके लिए भेजेगा सबसे पहले अफजल खां को, मतलब बीजापुर के शासक को बोलेगा, वो अफजल खां को भेजेंगे, उसके बाद शाइस्ता खां आएगा, उसके बाद जयसिंह आएगा, तो वे सब इसके खिलाफ युद्ध करने के लिए आएंगे। तो पहले एक बार यहाँ से समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो सिंहगढ़ है, तोरण है, कोंडाना चाकन है, पुरंदर है, जावली है, रायगढ़ का किला है, कोकण है, ये सब इसने जीत लिए। जीतने के बाद फिर 1659 में इसका एक अभियान था, 1659, जिसको बोलते हैं सालेहर का अभियान। इस अभियान में ये प्रथम बार मुगलों से सामना, प्रथम बार मुगलों से सामना होता है इसका, हो गया। अब क्या हो गया, जब इसके बाद फिर ये जो है मुगल है, और जो फिर बीजापुर है, ये इससे थोड़े से सशंकित, मतलब थोड़े से ये होने लग जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, अगर हमने इसको अभी नहीं रोका, जब ये हमारी हेल्प करने के लिए इतना आगे बढ़ रहा है, या फिर मुगलों कैसे आमना सामना कर सकता है, तो इसने क्या, एक दिन ये हम पर भी अटैक करेगा, हमें भी अधिकार मिलेगा। तो ये ना क्या करता है, यहाँ पे बीजापुर अपने एक जिसका नाम था अब्दुल भट्टारी, जिसको उपाधि मिली थी अफजल खां की, उसको भेजता है। तो ये डिटेल, ये जो टाइमिंग है यही वाला है 1659 में ही, ठीक है। तो बीजापुर का शासक था, बीजापुर का शासक किसको भेजता है, अब्दुल भट्टारी को, अब्दुल भट्टारी। पता है क्या है, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे टॉपिक से, कुछ क्वेश्चन आंसर में जो डाउट रहेंगे, कुछ नए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर में दूर हो जाएंगे आपके। तो जो अब्दुल भट्टारी है, जिसका नाम जो उपाधि थी वो थी अफजल खां, उपाधि थी इसकी अफजल खां, इसके साथ
इसके जो नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजता है कि जाओ आप जाके शिवाजी को गिरफ्तार करो। तो अब्दुल भट्टारिया से पूरा फोम में आएगा, भाई मैं तो ना ऐसे ही जैसे कहते हैं ना बच्चे, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसको, वैसे ही गिर जाएगा वो, ठीक है। ये कहता है मैं घोड़े से भी नहीं उतरूंगा और आप देख लेना उसको मैं ऐसे ही कैद करके ले आऊंगा। तो ये अपने साथ जो लेके जाता है, इससे मैसेज पहुंचाता है किसके पास, शिवाजी के पास, किरसन जी भास्कर, ठीक है। कई बुकों में लिखा है किरसन राव मोरे लिखा हुआ है, किरसन जी भास्कर है। किरसन जी भास्कर को जो भेजेंगे तो वो शिवाजी को जाके कहेंगे कि आपको अफजल खां बुला रहे हैं, और जो हकीकत थी अफजल खां की वो रियलिटी उसको बता देते हैं, ठीक है। हालांकि अफजल खां ने कहा था उससे कहो कि मेरे पास आए और हम बातचीत करना चाहते हैं, कुछ मुगलों के खिलाफ हमें कार्यवाही करनी है। तो इसने जाके उसको हकीकत बता दी भी ऐसा कुछ नहीं है आपको ना, क्योंकि ब्राह्मण दूत था और हिंदू तब था, तो ये भी हिंदू बादशाही को थोड़ा चाहता होगा उद्धार करने के लिए। तो इसने कहा कि भी वो आपको बुला रहे हैं, तो इसने उसको आकर कहा, तो शिवाजी को सारी ड्रिल बता दी। तो शिवाजी उससे मिलने के लिए गया। जब इसके लिए मिलने गया, इसके साथ दो व्यक्ति थे शिवाजी के साथ, एक सैयदबाद था और एक था जीव महल, ठीक है। दो इसके साथ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं और ये आगे चले जाता है। आगे जाने के बाद फिर वे गले मिलते हैं। तो ये जो अफजल खां था ना, काफी लंबा और काफी हेल्पफुल था, ठीक है। और शिवाजी की जो हाइट थी वो कम कम थी। औरंगजेब शिवाजी को अक्सर पहाड़ी चूहा कहा करता था, ठीक है। तो वो उसको ना ऐसे गले लगा के दबोच के मारना चाहता था, ठीक है। अफजल खां चाहता था कि मैं उसको दबोचूं और उसको मार दूं, क्योंकि उसका हाइट कम है और मैं ऊपर से मतलब वो बहुत ही कहते हैं बॉडी में बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो उसने उसको जैसे ही दबाया, गले लगा के दबाने की कोशिश की, तो शिवाजी ने हाथ में वो पंजे टाइप कुछ पहन रखा था जिसमें ऐसे हाथ खोले तो चाकू निकलते हैं, तो उसने उसकी कमर को ऐसे पूरा का पूरा चीर दिया था। फिर उसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, अफजल खां की। तो फिर इसके लिए फिर साल 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां वहां पे पहुंचा, उसने अभियान वगैरह किया, मतलब पूरा घेरा वेरा डाला। तो अभी वो जैसे स्टार्टिंग चल ही रही थी, अटैक वटैक हो रहे थे दोनों तरफ से। तो 1663 में शिवाजी ने उस पे 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी ने उस पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है, मतलब मौत नहीं, वो भाग जाता है, उसका अंगूठा कट जाता है, उंगली अंगूठा कट जाता है। उसकी छोटा उसका बेटा फतेह खां वो मारा जाता है। तो फिर क्या क्या, जो औरंगजेब है उसने शाइस्ता खां को वहां से हटा दिया, दूसरे मतलब कहीं और बंगाल में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर है जयसिंह को, मतलब जैसे उसने शाइस्ता खां को हराया ना, हराने के बाद फिर एक लूट करता है, सूरत की लूट, जो काफी मतलब खतरनाक है, 1 करोड़ रुपए उनसे लेता है। ये सब चीजें एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये अफजल खां आता है। अफजल खां के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अफजल खां जैसे उसे मिलने गएगा, इसके साथ जो व्यक्ति है, किरसन जी भास्कर, किरसन जी भास्कर ब्राह्मण था भी। तो ये जो है उससे मिलने जाता है, किससे मिलने जाता है, शिवाजी से। शिवाजी से मिलके सारी बात बताएगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दी, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। शिवाजी के साथ जो दो व्यक्ति आते थे, वो अब्दुल बाद था, एक तो सैयदबाद, सैयदबाद, और एक जो व्यक्ति था वो जीव महल था। तो ये जो दोनों व्यक्ति है ना, ये वाले, ये दोनों व्यक्ति जो है इसके साथ जाते हैं। और ये किसकी तरफ से था, ये जो है आपका ये अफजल खां की तरफ से था। जब ये मिलते हैं को, ये दोनों, और ये मार देता है शिवाजी। यहाँ तक कोई जरूरत नहीं है आगे, मतलब हमें कहानी लिखने की, समझना है बस कि 1659 में ऐसा क्या होता है। 1660 में जो औरंगजेब है, औरंगजेब किसको भेजता है, औरंगजेब जो अभी भेजेगा ना, वो किसको भेजेगा, वो शाइस्ता खां को भेजेगा। शाइस्ता खां को वो भेजेगा, ठीक है। शाइस्ता खां को वो भेज देता है। और 15 अप्रैल 1760 की बात है, 1660 नोट 1763। इसमें क्या होगा, ये जो है शाइस्ता खां पर अटैक कर देते हैं, उसके महल पर, कहाँ पे, पुना में। पुना में रुका हुआ था वो। वहां पे जो है अटैक करेंगे, जिसमें उसका अंगूठा कट जाता है, किसका भाई, शाइस्ता खां का अंगूठा कट जाएगा। जैसे इनकी छापा मार पद्धति होती थी ना, शिवाजी की छापा मार पद्धति, एक तरह से छापा मार देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये, और फतेह खां इसका बेटा मारा जाता है, फतेह खां इसका बेटा जो है, बेटा मारा जाता है। फिर क्या करेगा शिवाजी, अब इसको यहाँ से हटा देगा और कहाँ भेज देगा भाई, इसको बंगाल में भेज देगा। शाइस्ता का भी तेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद 1663 में ये चीजें हो जाती है। अब 1664 में क्या करेगा शिवाजी, शिवाजी सूरत को लूटेगा भाई। सूरत की लूट है, प्रथम लूट, क्योंकि दूसरी बार भी लूटेगा ना। तो पूछा जाए सूरत की प्रथम लूट कब होती है, 1664 में होती है। और वहां पे जो क्या होता है, वो पूरा लूटेगा। और वही जो एरिया था, ये मुगलों के अधीन था।
ये वाला जो एरिया था ना सूरत वाला, मुगलों के अधीन था, और वहां पे कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, कौन थे वहां पे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज इसको ये पूरा लूटता है, जिसमें यहाँ पे ना अंग्रेज रेजिडेंट था रेजेन लेकोलास्ट। यहाँ पे एक अंग्रेज रेजिडेंट था, अंग्रेज रेजिडेंट, जिसका नाम था लेकोलास्ट। रेजेन पूरा नाम है, रेजेन लेकुलास। देखिए समझिए, 1664 में सूरत पर अटैक करेगा। सूरत उस टाइम जो है मुगलों का था, बट इसमें जो है व्यापारिक कोठी बना रखी थी, अंग्रेजों ने बना रखी थी। और वहां पे एक अंग्रेज रेजिडेंट था जो था रेजिन लंकालिस्ट। ठीक है, ये व्यक्ति था, और यहाँ पे इस पे जो इनकी सूरत की कोठी पर इसको पूरा लूटता है कौन? शिवाजी, और इनसे 1 करोड़ रुपए लेता है, 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए लेगा, मतलब सूरत की लूट होती है 1664 में होगी। और ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे जॉर्ज ऑक्सडाइन भी था, एक अंग्रेज था जॉर्ज ऑक्सडाइन, जो इसके राज्यभिषेक में भी उपस्थित रहेगा और यहाँ पे भी उपस्थित था जॉर्ज ऑक्सडाइन। आगे ना हम इसको पढ़ते हैं, ये इसके राज्यभिषेक में भी रहेगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब भाई इसने कहा, और के लिए तो कुछ ज्यादा ही आफत उतार रहा है, इसको ठीक बनाओ भाई शिवाजी को, देखो इसको कैसे। तो इसने कहा कि जयसिंह को भेजता है ये। ठीक है, किसको भेजेगा? जयसिंह। जयसिंह कौन था भाई? जयसिंह है ना 7,000 का मनसबदार था, जो किसने नियुक्त किया हुआ था? औरंगजेब ने। तो अब जो आता है वो आता है जयसिंह। कहते हैं जयसिंह इस पे पूरा घेरा वेरा डालता है, कुल मिला के ना मतलब इसको मजबूर कर देता है संधि करने के लिए। और फिर जो 22 जून 1664 को पुरंदर की संधि होती है, ये वो वाली पुरंदर नहीं है जो आगे होगी, एक पुरंदर की संधि पहले ही हो चुकी होती है। कब हो चुकी होती है? 1665 में। क्योंकि 1664 में तो इसने क्या किया था? जीता था किसको? सूरत को। और ये संधि बोलते हैं इसको पुरंदर की संधि। और एक तरह से ये संधि शिवाजी ने जो अब तक जीता था, इतना कुछ संघर्ष किया था, उसको पीछे धकेल देती है बिल्कुल। तो समझिए, सबसे पहले जो है हम जैसे सारे किले पढ़ते आ रहे हैं, किले पढ़ने के बाद हमने सालेहर का अभियान पढ़ा। सालेहर के अभियान के बाद जो हम इसके बाद जाते हैं वो पढ़ते हैं अफजल खां। अफजल खां 1659 में ही आता है। उसके बाद 1660 में शाइस्ता खां आता है, 1663 में उसको यहाँ से भागना पड़ता है। 1664 में सूरत की जो है लूट होती है। फिर 1665 में जो रहेगा वो रहेगा जयसिंह को भेजा गया था, और यहाँ पे होती है पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में। जयसिंह एक तरह से शिवाजी को हथियार डालने पे मजबूर कर देता है। हालांकि कहा जाता है कि ये जो भेजा ये मुगलों की तरफ से था, भेजा बीजापुर की तरफ से गया था, पर कहा जाता है ये इसकी व्यक्तिगत जीत थी, क्योंकि बीजापुर उन्हीं के अंडर में था ना, बीजापुर मुगलों के अंडर में था। और जो मुगल कहते थे वो बीजापुर वाले करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हीं के लिए आया था जयसिंह। तो जयसिंह आता है और पूरा यहाँ पे मतलब उसको संधि करने के लिए मजबूर करता है। और ये जो संधि है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। इतना ज्यादा मतलब मैं लिख के नहीं बताऊंगी, आपको बता देती हूँ। पुरंदर की जो संधि है, पुरंदर की जो संधि होती है, इसमें ऐसा कहा गया, इसने जितने भी किले जीते थे ना, जितने भी किले जीते थे, कितने थे इसके? 35 दुर्ग थे। 35 दुर्ग इसने जीते थे। उसमें से 23 दुर्ग तो इसको इस संधि में मुगलों को देने पड़ेंगे। तो बची क्या गया भाई इसके पास? मतलब इनका जो पूरा का पूरा टैक्स आता था ना, इसमें से 4 लाख हुण, मतलब 23 किलो के 4 लाख हुण बचेंगे। कितने? 1 लाख बचेगा बस इसके बाद। हुण टैक्स के रूप में ये किसको देने पड़ेंगे? अंग्रेजों को देने पड़ेंगे। नॉट अंग्रेज, मुगलों को देने पड़े। ठीक है, तो आप सोचो इतने दिन से इतने किले जीत रहा था, उसमें से 23 तो इसने मुगलों को देने पड़े। मतलब इतना 4 लाख हुन, इनका जितना भी टैक्स आएगा भाई, किले को तो वो उठाने नहीं लेके आएंगे, तो मतलब सारा का सारा टैक्स ये किसके पास जाएगा? मुगलों के पास जाया करेगा। काफी इंपॉर्टेंट संधि रही है ये, और एक इस तरह से ना बहुत ही पीछे ले जाती है किसको? आपके शिवाजी को। और शिवाजी का जो पुत्र है ना संभाजी, मुगलों की सेवा में जाएगा। वैसे जाना शिवाजी को तो उसने कहा था आप जाओगे, तो शिवाजी ने कहा मैं क्यों जाऊंगा मुगलों की सेवा में, तो अपने पुत्र को भेजा अपनी जगह के। शिवाजी जाएगा, संभाजी जाएगा किसकी जगह? शिवाजी की जगह। संभाजी शिवाजी की जगह मुगलों की सेवा में 5,000 के मनसब पर रहेगा। 5,000, जैसे हमने पढ़ा ना मनसबदारी पर था मध्यकालीन भारत में, तो जो 5,000 मनसब होंगे इसके, 5,000 मनसबदारी पर
सेवा में रहेगा, मतलब कार्य करेगा, कुछ भी लगा लीजिए। तो ये वाली इसकी दूसरी संधि थी। तो ये भी इसके लिए एक अपमान वाली ही बात थी कि भाई इसने कितनी अपमान वाली बात कही है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि जो शिवाजी है ना, कभी भी, शिवाजी कब होती है भाई, 22 जून को होती है, 22 जून 1665। शिवाजी कभी भी बीजापुर पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अब जो बीजापुर है वो मुगलों के अधीन आ गया, और शिवाजी हमेशा बीजापुर पर अटैक करना चाहता था। इसलिए क्योंकि एक तो वो बार बार उसको परेशान कर रहे थे, कभी शाइस्ता खा रहा है, कभी अफजल खा रहा है, अब जयसिंह आ गया, तो वो चाहता था इससे बदला लेना। पर इसने इस संधि में कहा कि शिवाजी कभी भी बीजापुर पर अटैक नहीं करेगा, बीजापुर पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर कोई और बीजापुर पर आक्रमण करता है तो शिवाजी मुगलों की हेल्प करेगा, भाई कुछ भी मुगलों को अपनी तरफ मिलाने के लिए, बीजापुर को अटैक करने के लिए कुछ भी करना पड़े, तो जो है शिवाजी देखो खुद तो करेगा ही नहीं, अगर कोई और करे या फिर मुगल करे तो उनको मुगल की हेल्प करनी है, मुगल को खाद पानी रसद वसद सब दे के भिजवाना है। ये ठीक है, ठीक है। तीन हो गए, एक हो गया पहला ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा जो मेन पॉइंट था जो है, मुगलों ने शिवाजी को, मुगलों ने शिवाजी को बालाघाट, बालाघाट का क्या दे दिया भाई, बालाघाट जो है तो एरिया था वो दे दिया। बालाघाट किसको दे दिया, शिवाजी को दे दिया। बस एक चीज मिली है शिवाजी को, बालाघाट, और उसके बदले भी शिवाजी को दिया, और उसके बदले भी शिवाजी ने 40 लाख हुन अंग्रेजों को, क्या यार अंग्रेज, मुगलों को देने पड़ेंगे, मुगलों को देने पड़ेंगे। यहाँ से भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि बार बार मैं कंफ्यूज हो रही, तो आप याद होगे हाँ मैडम बार बार अंग्रेज बोल रही थी ना, अंग्रेज नहीं होगा मुगल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो 40 लाख और कितने किस्तों में देने होंगे, 14 किस्तों में देने होंगे। तो ये वाले आपकी जो थी पुरंदर की संधि थी, एकदम बैकफिट पे बिल्कुल लेके चले जाती है संधि जो है इसको, शिवाजी को। और उसके बाद जो है इसको आपको पता है जो ये जयपुर बुलाया जाता है, ठीक है, जयपुर बुलाया जाएगा। और जयपुर में क्या होता है, क्योंकि उसका जन्मदिन था औरंगजेब का, औरंगजेब के जन्मदिन पर उसको बुलाया जाता है 1666 में, ठीक है। तो अब ये संधि होगी, अब ये ठीक ठाक बेचारा अपना क्या करेगा, चुपचाप बैठा है, सोच रहा भी मैं आगे क्या करूं क्या करूं। तो 1600 जो 60 है, 1660 में औरंगजेब ने इसको अपने जन्मदिन पर बुलवाया, भाई मेरा 50वां जन्मदिन है, मैं सेलिब्रेट करूंगा पूरा, और आप वहां पे आइए। तो ऐसा कहा जाता है जब ये सारी की सारी संधि हो जाती है ना पुरंदर की, तो जयसिंह की पर्सनल व्यक्तिगत जीत इसको कहा जाता है। तो जयसिंह ने इतनी सारी चीजों को जैसे एग्रीमेंट लिया तो पर्सनल जीत कही जाती है। और फिर जो है जयसिंह औरंगजेब के पास मैसेज पहुंचाता है भी उसने ना सारी संधि स्वीकार कर ली है, तो औरंगजेब उसको खिल्लत उपहार वगैरह भेंट करवाता है, सिग्नेचर कर देता है, ठीक है अभी अच्छी बात है। उसके बाद जो है इसका जो 50वां जन्मदिन था 1666 में, 65 की बात हो चुकी है, ये 66 की बात है। तो इसका 50वां जन्मदिन था, इसको बुलाया गया, बुला के जब इसको जयसिंह ने कहा था आप वहां जाइए और मेरा बेटा राम सिंह आपको सम्मान देगा, ठीक है, मेरा बेटा जो है राम सिंह वो आपको सम्मान देगा, आपकी कोई इंसल्ट नहीं होगी। हालांकि राम सिंह तो उसके लिए जो है हेल्प करता है, सम्मान देता है, पर जो औरंगजेब के द्वारा उसको 5,000 की मनसब लाई में खड़ा कर दिया जाता है, किसको, शिवाजी को। शिवाजी जो एक स्वतंत्र नवाब था, एक स्वतंत्र जो छत्रपति था या बादशाह था, अभी छत्रपति बना नहीं है, तो वो स्वतंत्र होना चाहता था, और उसने जब उसको 5,000 के मनसब में, मतलब बहुत नीचे जाके उसको खड़ा कर दिया, भाई या तो कुछ कुमारों के जो राजकुमार थे या उसके उत्तराधिकारी थे उनकी उस लाइन में खड़ा करता, या कुछ मेन जो लोग थे उनकी लाइन में खड़ा करता, उसको क्या है, उसको 5,000 मनसब की लाइन में जहां उसका बेटा था उसमें खड़ा कर दिया, जिससे शिवाजी को अपनी इंसल्ट फील हुई, वो वहां से जाने लगा, तो उसको पकड़कर कैद कर दिया गया जयपुर भवन में, जयपुर में कैद कर दिया गया, जयपुर किले में। और वहां पे कैद करने के बाद क्या होता है, कुछ दिन वहां पे रहता है, तो एक दिन नौरोज उत्सव था, जो इनका नौरोज उत्सव होता है इस्लाम मुसलमान धर्म में तो उनके जो उत्सव चल रहा था, तो उसमें ना शिवाजी कई जगह कहा था फलों की टोकरी, कहीं जगह लगा मिठाई की टोकरी में छुपकर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भाग जाता है, और अपने जैसा उसका एक व्यक्ति वहां पर था उसको अपना रूप देके वो वहां पे छोड़ आता है, ठीक है। तो शिवाजी वहां से भाग आता है। और उसके बाद जो है हीरोजी फरजंद, हाँ, इसका जो हमशक्ल था ना, हीरोजी फरमंद था, हीरोजी फरमंद,
तो उसको अपने कपड़े पहना के भाग जाता है। और संभाजी उस वक्त जो आगरा में था, संभाजी आगरा में था, संभाजी को भी कहता भी तू भी चल, और संभाजी, ये दोनों भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग जाएंगे, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भागने के बाद जो क्या होता है, ये मतलब मराठा पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद जो क्या होता है, इसने क्या किया, जो अपने बेटे को भी भगा लिया, और वहां जाके एक पत्र भेजता है। थोड़े दिन बाद, कुछ दिन रुकेगा, फिर इसके एक पत्र भेजता है। पत्र भेजने के बाद औरंगजेब को कहता भी मेरी ना जो भी मेरे से प्रॉब्लम गलतियां वलतियां हुई है मेरे को माफ कर देना, और आप ऐसा करना, हम मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तो मतलब क्योंकि एक इसकी कहीं ना कहीं चाल थी, तो उसने कहा ठीक है भाई, आपने गलती मानी तो आपको माफी दे दी गई। और जो है इसको राजा की उपाधि दी औरंगजेब ने, भाई इसने तो गलती मान ली तो उसको राजा की उपाधि दी। और उसका जो बेटा था संभाजी जो भाग गया था, उसको भी क्या किया था, उसको भी जो है बरार, बरार की जागीर दे दी थी, वहाँ का मनसब वगैरह इसको दे दिया था। तो यहाँ तक कहानी हो जाती है। उसके बाद ये फिर दोबारा से स्टार्ट करेगा, मतलब जो है अटैक करना। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे से आगे जो टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले अभी एक क्लास कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सेम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, शिवाजी को। फिर थर्ड क्लास में हम पेशवा को करेंगे, पेशवा और जो भी आंगल रहते हैं उनको हम 3 क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय।